जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी, जिस सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, यानी कि पशुपालन की, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाता है साथियों, जो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा रह जाएगा? वो टॉपिक आपका रह जाएगा साथियों, दूध रह जाएगा। ठीक है, कौन सा रह जाएगा? वो टॉपिक आपका दूध रह जाता है। अब दूध की आज अपन चर्चा करेंगे। दूध के संदर्भ में कुछ बेसिक बातें रह जाती हैं। इंडिया में कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है, राजस्थान में क्या कंडीशन है इसकी, कितना अपन को चाहिए होता है, और कितना एक साइंटिफिक तरीके से पर पर्सन को आवश्यकता होती है, यानी कि कितना दूध पर डे पर पर्सन की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, और कितना हमें उपलब्ध है। उसके साथ साथ दूध किसे कहते हैं इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, और साथ के साथ पढ़ेंगे अपन दूध के अवयव। और दूध के अवयवों का एक बहुत बड़ा रोल रह जाता है साथियों। क्यों रह जाता है? हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका पिक किया जाता है दूध के अवयवों में से। तो दूध के अवयवों में से जो क्वेश्चन पिक किया जाता है, वहां से आपका यही क्वेश्चन आता है बार बार, जो अपन को ध्यान देना है। वो बार बार आपका यही पूछेंगे आपसे भी, कौन सा अवयव है, ठीक है, वो कितना पाया जाता है दूध में, यानी कि उसकी मात्रा का निर्धारण अपन पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से दूध के अवयव याद करते हैं और उनकी मात्रा दूध में कितनी पाई जाती है, कैसे याद करते हैं, वो आज आपको बताएंगे साथियों। तो क्लास के अंतर्गत ही अपन अवयव याद करेंगे, कितनी मात्रा होती है वो भी याद करेंगे। लास्ट तक क्लास को विजिट कीजिएगा जी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका रह जाता है दूध। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो टॉपिक आपका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन की अपन बात करें। किसकी बात करें साथियों? मिल्क प्रोडक्शन की अपन बात करें। अब मिल्क प्रोडक्शन जो अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक संस्था रह जाती है, कौन सी? आईसीएमआर। आईसीएमआर का पूरा नाम क्या रह जाएगा साथियों? तो क्या रह जाता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस संस्था ने क्या बताया? ये संस्था आपका ये बताती है कि एक दिन में, मतलब कि एक दिन में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए, कितनी उसे आवश्यकता है। जो आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रह जाती है, ये मेडिकल रिसर्च की जो ये संस्था है, ये अपन को एक डाटा दे रही है कि पर डे पर पर्सन को इतनी आवश्यकता है। इसके अनुसार अपन बात करें तो 280 ml दूध प्रतिदिन पर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि बॉडी को सरवाइव करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को, एक मानव को इतने दूध की आवश्यकता रहेगी एक दिन के लिए। लेकिन अब बात कर लें वर्तमान के अंतर्गत आपकी उपलब्धता है कितनी। ये तो एक साइंटिफिक डाटा रह गया ना कि आईसीएमआर ने आपको बता दिया इतनी तो चाहिए अपन को, लेकिन यहां बात करते हैं वर्तमान में उपलब्धता कितनी है। तो साथियों, वर्तमान में जब अपन भारत की बात कर लें तो भारत में जो उपलब्धता रह जाती है वो कितनी रह जाती है? वो आपका रह जाती है 459। कितनी रह जाएगी साथियों? 459 ग्राम आपका क्या रह जाती है? उपलब्धता रह जाती है। मतलब आपका उससे कहीं ज्यादा की बात कर रहे हैं ना अपन, तो ये उपलब्ध है। ये डाटा जो अपन को याद रखना है साथियों, ये 2022-23 का डाटा है, और अभी नया डाटा आपका यही चल रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर 22-23 में विश्व में बात करें तो विश्व में क्या रह जाती है संख्या? 322 ग्राम रह जाती है। याद रख लीजिएगा साथियों, बार बार क्वेश्चन आता है, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में ये पूछा जाता है भी आवश्यकता कितनी है। ये तो अभी पुराना क्वेश्चन हो गया आपका। वर्तमान में उपलब्धता कितनी है, तो भारत में उपलब्धता आपसे पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, 22-23 जो नया डाटा, अपडेट डाटा है आपका, वो 22-23 का ही है, और इस 22-23 के अकॉर्डिंग 459 ग्राम पर व्यक्ति पर पर्सन की आवश्यक उपलब्धता है भारत के अंतर्गत। और यही 2022-23 को विश्व में ले जाएं तो 322 ग्राम उपलब्ध है। चाहिए कितनी अपन को? 280 ग्राम। भारत में उपलब्ध है 459 ग्राम, और विश्व में कितनी है? 322 ग्राम। फिर बात करते हैं राज्यों में सर्वाधिक कहां है।
अपन एक पूरे भारत की बात की तो 459 ग्राम में। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें ये उपलब्धता सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा रह जाएगा साथियों? बिल्कुल पंजाब रह जाता है। पंजाब में वर्तमान में 2022-23 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो 2022-23 के अकॉर्डिंग 1283 ग्राम पर डे पर पर्सन उपलब्धता है पंजाब की। राजस्थान भी कम नहीं है साथियों, ये दूसरे नंबर पे आता है आपका। राजस्थान में भी 1138 ग्राम, किसके अनुसार? 2022-23 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में मतलब कि 22-23 के अनुसार 1138 ग्राम की उपलब्धता है। अभी ध्यान रखना है ना अपन को। और फिर तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है जिसकी 1098 ग्राम उपलब्धता है। तो ये सारा डाटा अपन को याद रखना है। क्या क्या बातें थी साथियों? सिंपल से लॉजिक की बात कर ले अपन। क्या था? सबसे पहले अपन को क्या है, आईसीएमआर ने क्या डाटा दिया, उसने कहा कितनी आवश्यकता है एक व्यक्ति को, तो अपन ने कहा 280 ग्राम आवश्यकता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं वर्तमान में उपलब्धता कितनी है। ठीक है, वर्तमान में उपलब्धता कितनी है, तो सबसे पहले तो अपन को भारत का याद रखना था। फिर एक विश्व का डाटा अपन और पढ़ रहे थे, तो भारत में वर्तमान में कितनी है? 459 ग्राम, 459 ग्राम। और विश्व में कितनी है? 322 ग्राम। फिर बात करते हैं भारत में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है, तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य आ रहा था साथियों? पंजाब आ रहा था। अब पंजाब की सबसे ज्यादा 1283 ग्राम था। ठीक है, फिर आपका राजस्थान आता है, तो राजस्थान की कितनी रह जाती है? अब राजस्थान भी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो अब याद कैसे रखना है अपन को? दूसरा डाटा पंजाब का 1283 है, तो इसको एक कम कर देंगे 1100, इस डाटा को मतलब 3 को यहां 8 को यहां ले आएंगे, तो 1138 ग्राम हो गया। फिर आपका हरियाणा था, हरियाणा का 1098 ग्राम रहते हैं। तो ये डाटा अपन को याद रखना है। ये क्या है? आईसीएमआर के अनुसार चाहिए अपन को, और है कितना? 459 ग्राम, और विश्व में 322 ग्राम। और पंजाब में सबसे ज्यादा है 1283, राजस्थान में 1138 और हरियाणा में 1098। ये जो बात अपन ने सारी यहां की है साथियों, यही बात अपन याद करें। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद अपन बात करते हैं। उसके बाद सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है भारत का, कहां पे? विश्व के अंतर्गत। तो विश्व में भारत पहले स्थान पर। और याद रख लेना, लगभग अपन बात करते हैं 1998 के बाद की बात करें ना अपन, अभी तक कभी भी भारत का डाटा नीचे नहीं आया है। यानी कि तब से लेकर अब तक जब भी पूरे वर्ल्ड का मिल्क प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है, तो उस दुग्ध उत्पादन में भारत हमेशा क्या रहा है? प्रथम स्थान पे रहा है। तो इसीलिए दुग्ध उत्पादन में, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में विश्व के अंतर्गत भारत क्या है? पहले स्थान पे है, 230.6 मिलियन टन के साथ पहले स्थान पे। और यही डाटा अगर अपन भारत में पढ़ लें, तो भारत में पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश रह जाता है साथियों, 36.2 मिलियन टन के साथ। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है? मिल्क प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश रह जाएगा आपका। सेकंड अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पे है, कितना? 33 मिलियन टन के साथ। ठीक है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहां होता है? तो जयपुर में होता है साथियों, याद रह जाएगा जी। बिल्कुल, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख डेयरियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहली डेयरी आपको याद रखनी है पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी जो राजस्थान में कहां है? अजमेर के अंतर्गत है, जिससे राज्य की प्रथम डेयरी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अपन बात करेंगे आरसीडीएफ की बात करते हैं साथियों। किसकी? आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव ऑफ डेयरी फेडरेशन। इसकी जो स्थापना होती है 1977 में होती है। कब होती है? 1977 में। लेकिन आरसीडीएफ से पहले अपन बात करते हैं भी, ये डेयरी उससे भी पहले बनी हुई थी। जब ये संस्था बनी, इसने डेयरियों पे कार्य करना स्टार्ट किया, और तब से अपन बात करते हैं, ये पहले से अपने पास थी। कौन सी? पद्मा डेयरी, जिसकी स्थापना 1938 में हो चुकी थी। इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी यहां से बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। क्या? पद्मा डेयरी या राजस्थान की
पहली और प्राचीन डेयरी कौन सी मानी जाती है, वो पद्मा डेयरी मानी जाएगी ना। फिर दूसरी आती है गंगमूल डेयरी, वो कहाँ पे आपकी, हनुमानगढ़ में। फिर आती है उरमूल डेयरी, कहाँ पे है, बीकानेर में। फिर आती है वरमूल, वरमूल कहाँ पे है, जोधपुर में। फिर सरस डेयरी सब जानते हैं जयपुर की है। और लास्ट याद रखना है रानीवाड़ा डेयरी, ये जालोर की है साथियों, ये राज्य की सबसे बड़ी डेयरी रह जाती है। दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। राज्य की प्रथम कौन है, तो पद्मा है, और बड़ी सबसे कौन है, तो रानीवाड़ा डेयरी जालोर वाली रह जाएगी ना। उसके बाद चलते हैं साथियों अपन, फिर बात करते हैं अपन एनडीआरआई की, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1955 में कहां होती है, करनाल हरियाणा में होती है। ये आपका एनडीआरआई संस्था रह जाता है। तो अपन इसकी बात क्यों कर रहे हैं दूध वाले टॉपिक के अंतर्गत, इसलिए कर रहे हैं साथियों, एनडीआरआई क्या करती है आपकी, ये नस्लों पे कार्य करती है। नस्लों पे, जैसा कि आपको याद हो तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन आगे पढ़ेंगे साथियों, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, दूध की बाढ़ लाना या दूध के उत्पादन को बढ़ाना था। और उस दूध के उत्पादन में एक सबसे बड़ा रोल ये रह जाएगा भी भारतीय नस्लों में सुधार करना, यानी कि ऐसी नस्लों को विकसित करना जो दूध उत्पादन ज्यादा दें। उसके लिए कौन कार्य कर रहा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि एनडीआरआई कार्य आपका कर रहा था, ये ध्यान रखना है अपन को। उसके बाद अपन बात करते हैं, फिर आपका आता है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की अपन बात करें ना, तो इसकी स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में होती है। अब इसके बारे में ध्यान रख लेना आप, जो अभी तक अपन ने डाटा पढ़ा था ना, भी भारत के अंतर्गत वर्तमान में दूध की जो पर पर्सन की उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वो 459 ग्राम है। और फिर बात की भारत में सबसे ज्यादा पंजाब वालों की उपलब्धता है पर पर्सन पर डे की, कितनी, 1283। राजस्थान दूसरे पे पड़े थे अपन 1138, फिर हरियाणा पड़ा था तीसरे पे, कितना, 1098। फिर अपन ने ये भी पढ़ा था विश्व में भारत सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है आपका, ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा कौन था, यूपी था 36 मिलियन टन के साथ। फिर राजस्थान आता है 33 मिलियन टन। तो ये जो सारा अपन ने डाटा पढ़ा, उस डाटा का लेखा जोखा किसके पास होता है, एनडीडीबी के पास। मतलब इस बात की जानकारी ये रखता है सारा, ठीक है, इसी से अपन को वो डाटा मिलता है जो अपन ने 22-23 के अकॉर्डिंग पढ़ा था। इस एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्रथम अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या माना जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन माना जाता है, मतलब कि श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, सफेद क्रांति के जनक। और व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था, तो वही था साथियों, दूध के उत्पादन को बढ़ाना ही व्हाइट रेवोल्यूशन में आता है। इसी के तहत ही अपन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, आपको याद हो तो ऑपरेशन फ्लड चलाया था, और उसे चलाने वाले कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसके कारण ही दूध की बाढ़ आती है। इसीलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है, जो क्या थे, एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष भी रहते हैं। ये अपन को एनडीडीबी के बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ दोनों ही संस्थाओं का आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। एनडीआरआई का भी 1955 में स्थापना है करनाल हरियाणा में, और एनडीडीबी 1965 में आनंद गुजरात में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद अपन चलते हैं भारतीय डेयरी निगम की बात करते हैं, जिसकी स्थापना कब होती है साथियों, 13 जनवरी 1970 को। यही क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है ना, 13 जनवरी 1970 भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब होती है। फिर आरसीडीएफ की बात कर रहे थे ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या रहता है पूरा नाम इसका, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन रहता है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी ना। अब ये क्या है, इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था चलाई, पहली ग्राम स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, और फिर राज्य स्तर पर। यानी कि ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, तो राजस्थान में डेयरी वाले तंत्र को और मजबूत करने के लिए इसने कार्य किया। इसने क्या किया, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग कमेटियां बनाई, मतलब कि अलग अलग रिव्यू सिस्टम रखा गया,
जिससे क्या हो सके, भी दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। और फिर अपन बात करते हैं राज्य के सरकारी पशु केंद्र की, आहार केंद्र की, जो जोधपुर में है, झोटवाड़ा में है, और नंदबई भरतपुर और तबीजी अजमेर में। यानी कि सहकारी पशु आहार केंद्र चारों जगह आपके मिलते हैं साथियों। उसके बाद अपन चलते हैं ऑपरेशन फ्लड की, अपन बात करे थे ना, ऑपरेशन फ्लड क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र में दूध की बाढ़ लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसके 3 चरण रहते हैं ना। कितने चरण रहते हैं? 3 चरण रहते हैं। प्रथम चरण जो था वो 1970 से लेकर 81 तक चला था। दूसरा जो रहता है 81 से 85 तक चला था। तीसरा 86 से 96 तक। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था? तो 70 से लेकर 96 तक, पहले बात करते 11 साल तक जो चला था, फिर 4 साल तक चला था, और फिर 10 साल तक अपन जो बात करते हैं। फिर आपको याद रखना है जयपुर में डेयरी टेट्रापैक संयंत्र स्थित है। ध्यान रखना, ये सीधा ही आता है क्वेश्चन आपका। डेयरी टेट्रापैक संयंत्र कहां पे है? तो जयपुर में है। और जयपुर दुग्ध वितरण योजना कब आई? 1957 के अंतर्गत आती है ना। ये कुछ बेसिक बातें रह जाती हैं दूध के संदर्भ में जो अपन को याद रखनी है। बेसिक सी बातें थी साथियों, कुछ नहीं था ज्यादा। उपलब्धता बताई 280 ग्राम थी, भारत में 459, विश्व में 322 थी। भारत में सबसे ज्यादा पंजाब की थी 1283, फिर राजस्थान की 1138, फिर हरियाणा की 1098। ये बातें की अपन ने। भारत हमेशा दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे रहा है, क्योंकि यूपी भारत का सबसे आगे रहता है 36 मिलियन टन के साथ, फिर राजस्थान रहता है आपका 33 मिलियन टन के साथ। ये कुछ बातें अपन ने की। फिर अपन ने एनडीआरआई की बात की, 55 में स्थापना है, करनाल हरियाणा में है। फिर एनडीडीबी आपका 1965 में स्थापना है, आनंद गुजरात में, जिसके प्रथम अध्यक्ष वर्गीस कुरियन रहते हैं, जिन्हें अपन व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर के रूप में भी जानते हैं। क्या था व्हाइट रेवोल्यूशन? वो अपन पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड चलाया, 3 चरणों में था, ठीक है, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। पहला 1970 से 81 था, फिर 81 से 85 था, फिर 86 से 96 था। अब प्रॉपरली अपन बात करेंगे, फाइनली अपन आए हैं किस पे साथियों? दूध या मिल्क के ऊपर। क्या होता है दूध, क्या होता है मिल्क, क्या होता है? तो कहते हैं वत्स जनन के 15 दिन पूर्व, मतलब जब प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म से 15 दिन पूर्व और 5 दिन बाद, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, प्रसव के या प्रजनन के या बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व मतलब पहले, और 5 दिन बाद जो आपको शुद्ध लैक्टेरियन शरण प्राप्त होते हैं ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। तो क्या था? वत्स जनन के 15 दिन पूर्व 5 दिन पश्चात जो स्वस्थ ताजा लैक्टेरियन शरण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन दूध कहते हैं। अब साथियों ध्यान रखना, ये 15 दिन पूर्व तो अपन वैसे ही दूध निकालना छोड़ देते हैं, पशु देता भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही प्रसव होता है तो आपको याद हो, प्रसव के अपन बात करते हैं ठीक बाद ही आपका एक शरण प्राप्त होता है आपको, ठीक है, होता है साथियों। प्रसव के जस्ट बाद ही आपका क्या है? एक शरण प्राप्त होता है आपको, ठीक है। ये जो शरण है आपका वो 1 से 5 दिन तक चलता है। इस शरण को अपन क्या कहते हैं साथियों? इस शरण को अपन क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है खीस, ठीक है, याद रह जाएगा आपका। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं खीस। यानी कि बच्चे के जन्म या प्रसव के पहले से लेकर 5वें दिन तक, 4-5 दिन तक जो शरण प्राप्त होता है उसे खीस कहते हैं, और 5 दिन बाद जो शरण प्राप्त होगा उसे अपन क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। ध्यान में रह जाएगा। एक और मानक याद रखना है अपन को भी, दूध उसी को बोला जाएगा जिसमें मिनिमम फैट कितनी हो? 3.25% फैट हो, और एसएनएफ कितना हो? 8.5% एसएनएफ हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात कर ले, प्रसव की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रसव के 15 दिन पूर्व, ठीक है, 15 दिन तो पहले की बात करें और 5 दिन बाद की बात करें, जो शरण प्राप्त हो रहा है उसे दूध कह रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम अपन बात करते हैं, मिनिमम क्या बात की? उसमें फैट तो 3.25 होनी चाहिए, और एसएनएफ यानी कि सॉलिड नॉट फैट
वसा रहित तो ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए, 8.5%। अगर ये चीजें पाई जा रही हैं उस शरण में, उस शरण को, उसको अपन लिक्विड को क्या कहेंगे, दूध कहेंगे। ठीक है। और दूध में एक और ध्यान रखना, दूध आपका अपारदर्शी होता है ना, दूध की डेफिनेशन ध्यान में रहेगी आपका। फिर अपन बात करते हैं दूध के अवयव। ठीक है, अवयव में बात करेंगे तो दूध एक अपारदर्शी द्रव्य है, ध्यान रखना है अपन को, जो कि पानी, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज व विटामिन से मिलकर बना होता है। ये सारे क्या रह जाते हैं, दूध के अवयव रह जाते हैं। तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली साथियों। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, तो क्या थी दूध की परिभाषा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन और पढ़ लेते हैं, दूध की परिभाषा क्या रह जाती है। तो दूध की परिभाषा क्या रह जाती है साथियों, तो अपन ने बात की थी किसकी, प्रसव की बात की थी ना, प्रसव के बारे में अपन को याद रखना है। तो प्रसव के बात करते हैं। ठीक है, कब, 15 दिन पूर्व की बात की थी अपन ने, कब, 15 दिन पूर्व। और बात करते हैं तो 5 दिन बाद की बात करते हैं, 5 दिन बाद। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो आपको क्या मिलता है, जो साथियों क्या मिलेगा, शरण मिलेगा, उसी शरण को अपन क्या कह रहे थे, मिल्क यानी कि दूध कह रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें इस दूध के अंतर्गत एक और बात की थी अपन ने। ठीक है, एक तो फैट और एक आपको एसएनएफ याद रखना था। फैट मिनिमम 3.25 और एसएनएफ आपका 8.5% होना चाहिए, उसी को ही दूध कहते हैं ना अपन। उसके बाद चलते हैं, अब बात करते हैं, अभी जो अपन ने अवयव पढ़े, दूध के अवयवों की बात करते हैं। किसे कहते हैं, दूध के अवयव। ये साथियों दूध के अवयव रह जाते हैं, यानी कि दूध में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी की जहां तक बात करें ना, जो इसकी मात्रा रहती है वो रहती है आपका लगभग, अपन बात करते हैं 80 से लेकर 89% तक। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा आपका। तो पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी, 80 से लेकर 89% मात्रा क्या पाई जाती है, पानी की पाई जाती है। और बाकी जितने अवयव रह जाते हैं ना, ये इसी में ही पाए जाते हैं आपके। ठीक है, ज्यादातर अपन बात करेंगे जो पानी होता है वो क्या है, घुलनशील रह जाता है आपका, यहाँ सभी पदार्थों का वाहक भी होता है ना। तो सबसे ज्यादा दूध में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और पानी के अलावा जो चीजें रह जाती हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं साथियों, अपन प्रोटीन की बात करते हैं। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में ध्यान रखना, प्रोटीन वैसे तो आपकी क्या है, 3 प्रकार की पाई जाती है। कितनी, 3 प्रकार की। ठीक है, एक तो आपकी कौन सी होती है, केसीन होती है। कौन सी होती है, केसीन प्रोटीन होती है। एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, केसीन हो जाएगी। ठीक है, केसीन के अलावा बात करूं तो 2 आपकी ओर रह जाती है। ठीक है, 2 आपकी ओर रह जाती है। एक तो लैक्टो एल्ब्यूमिन रह जाती है। कौन सी रह जाती है, लैक्टो एल्ब्यूमिन रह जाती है। एक तो लैक्टो एल्ब्यूमिन रह जाती है, और एक तीसरी जो रह जाती है आपकी, वो लैक्टोग्लूबिमिन रह जाती है। कौन सी रह जाती है, लैक्टोग्लूबिमिन रह जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, प्रोटीन पाई जाती है। अब याद क्या रखना है अपन को, प्रोटीन जो है, एक और बात रह जाती है, प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है वो पायस के रूप में पाई जाती है। किस रूप में, पायस के रूप में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, पायस के रूप में। दूध में प्रोटीन के टाइप कितने हैं, 3 रह जाएंगे, केसिन रह जाता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लूबिमिन। लेकिन सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। लगभग अपन बात करेंगे 80% प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, केसिन पाई जाती है। और इसी के कारण ही साथियों दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। अपन बात करते हैं ना, दूध तो सफेद होता है, तो दूध के सफेद का रंग का कारण क्या है आपका, दूध के सफेद रंग का कारण केसिन रह जाता है। कहीं सर हमने तो थोड़ा सा कई बार क्या है, पीलापन भी देखा है दूध में। जो पीलापन आपको दिखाई देता है वो कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे केसिन के कारण आपके दूध का रंग कैसा होता है, केसिन के कारण सफेद होता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले, या आपको ध्यान रखना है भी, पीलापन किसके कारण है, तो पीलापन किसके कारण है, पीलापन कैरोटीन के कारण। और कभी कभी आपने ये देखा होगा दूध में लाल कलर भी आ जाता है। ठीक है, भी थोड़ा सा रेड कलर दिखाई देने लगे,
वो किस लिए होता है? वो तब होता है जब क्या हुआ, जो पशु का आयन है, आयन में किसी भी कारणवश, चाहे आपने बहुत समय तक दूध नहीं निकाला, या पशु के आयन में प्रेशर ज्यादा है, दांत के कारण कुछ नाड़ियां होती हैं, कुछ वेन्स होती हैं, वो फट जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण उन दूध वाली नाड़ियों में ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो कभी भी आप देखना भी, अगर दूध का रंग थोड़ा लाल दिखाई देगा आपको, मतलब कि पशु का जो खून है, ब्लड है, वो उसमें मिक्स हो चुका है, वो लाल कलर उसके दिखाई देता है। अन्यथा अपन बात करेंगे, दो ही बातें याद रखनी है अपन को, सफेद रंग है तो केसिन के कारण है, और पीला रंग है तो कैरोटीन के कारण है। और प्रोटीन पायस के रूप में पाई जाती है। और बात करते हैं तो सबसे प्रमुख केसिन, और उसके बाद लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबिमिन। सबसे ज्यादा केसिन ही पाई जाती है 80%। ध्यान रखना, अभी लास्ट आपके पशु परीक्षण के एग्जाम में यही क्वेश्चन 3-4 शिफ्ट में आया था। एक में तो ये पूछा गया था सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो केसिन पाई जाती है। दूसरे में कितनी पाई जाती है, तो 80% से ज्यादा ही पाई जाती है, ठीक है, लगभग 80 से 83 के समथिंग बात करेंगे अपन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, ये तीन ही नाम मिलेंगे आपको, केसिन पाई जाती है, लैक्टो एल्ब्यूमिन है, और लैक्टोग्लोबिमिन पाई जाती है। तो प्रोटीन के संदर्भ में आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है साथियों। फिर चलते हैं अपन फैट की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं ना। वसा भी ध्यान रखना, वसा आपका क्या है, निलंबन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में, निलंबन के रूप में या सस्पेंशन के रूप में दूध में पाई जाती है। अब वसा से क्या याद रखना, 1 ग्राम वसा से अपन को 9.3 किलो कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब वसा इंपोर्टेंट क्यों अपने लिए, यहां भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये यहां तक बातें अपन को याद रहेगी। अब दूसरा बात कर लेते हैं अपन, दूसरा आपका क्या है, वसा है, ठीक है। तो दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या रह जाएगा साथियों, वसा रह जाता है आपका। अब वसा के संदर्भ में आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो वसा के संदर्भ में ध्यान रखना, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो क्या बन जाएगा साथियों, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जो वसा होती है ना, ये दूध में किस रूप में पाई जाती है, निलंबन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में, निलंबन के रूप में। और 1 ग्राम वसा से अपन बात करते हैं 9.3 किलो कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरा, दूध का सबसे मूल्यवान अवयव है, ठीक है, क्या है, दूध का सबसे मूल्यवान अवयव रह जाता है। ऐसा क्यों, आपको ध्यान में हो, दूध का मूल्य निर्धारण ही किसके कारण होता है, वसा के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं अपन, ये क्या रहता है, दूध में सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है, क्या है, दूध में सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव रह जाता है, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। तो ये आपको वसा के संदर्भ में ध्यान रखना है। तो वसा की प्रमुख बातें अपन को इतनी याद रखनी है ना, निलंबन के रूप में, या क्या याद रखना है अपन को, गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है, ठीक है, किस रूप में, गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है साथियों। ये वसा के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है, जो अपन लास्ट पढ़ रहे हैं। तो पानी के संदर्भ में बस 80 से 89% पाया जाता है, घोलक रह जाता है सभी का। प्रोटीन के संदर्भ में पायस के रूप में प्रोटीन पाई जाती है, सबसे ज्यादा केसिन पाई जाती है 80%। उसके अलावा लैक्टो एल्ब्यूमिन रह जाती है और लैक्टोग्लोबिमिन रह जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है केसिन, उसी का कारण है दूध का सफेद रंग। वसा आपकी निलंबन के रूप में पाई जाती है। और फिर अपन बात कर चुके हैं वसा के संदर्भ में या गोलिकाओं के रूप में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, सबसे मूल्यवान अवयव रह जाता है और सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव। इसी को आप कंपेयर कर लेना किससे, लैक्टोज से, जो नेक्स्ट अवयव अपन पढ़ने वाले हैं ना, नेक्स्ट अवयव जो पढ़ने वाले हैं अपन, कौन सा, लैक्टोज की बात करते हैं ना अपन। तो लैक्टोज क्या है, एक बात कंपेयर करनी है अपन को, कौन सी, ये आपका क्या रह जाता है, सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है ना, तो ये क्या, सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव, सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव, ठीक है, घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा, लैक्टोज रह जाता है, ठीक है। तो लैक्टोज के संदर्भ में, अब लैक्टोज होता क्या है साथियों, लैक्टोज आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सी है, डाइसैकेराइड है, कौन सी है, डाइसैकेराइड है, दो अणुओं से बना हुआ है।
किस किस से, एक तो ग्लूकोज रह जाता है आपका, ठीक है, और दूसरा क्या रह जाता है, ग्लैक्टोज रह जाता है, ठीक है, क्या रह जाता है, ग्लैक्टोज। ये इसके संदर्भ में अपन को याद रखना है, ठीक है। तो यहां अपन को क्या है, यहां अपन को इसके संदर्भ में इतनी बातें याद रखनी है साथियों, किसके संदर्भ में, लैक्टोज के संदर्भ में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, लैक्टोज के बाद आता है आपका मिनरल्स या खनिज लवण। खनिज लवणों के संदर्भ में ध्यान रख लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आपका खनिज लवणों में, इसकी एक तो मात्रा याद रखनी है, कितनी मात्रा रह जाती है, ठीक है साथियों। तो खनिज की मात्रा कितनी रह जाएगी, 0.07 से 0.090 रह जाती है। बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं दूध में, लेकिन याद क्या रखना है, जो कैल्शियम और प्लस फास्फोरस का क्या रह जाता है, सबसे अच्छा सोर्स रह जाता है। और एक बात और रहती है यहाँ पे, कौन सा तत्व जो होता है कम होता है, वो ध्यान रखना, फेरस यानी कि आयरन, लोहा, ठीक है, लोहा की क्या होती है, कमी होती है दूध में। विटामिन जो आपके घुलनशील होते हैं वो है, वसा वाले आपके रह जाते हैं, ए डी ई के रह जाते हैं, और दूसरे जल में घुलनशील बी व सी, सारे विटामिन पाए जाते हैं। और फिर एंजाइम की बात करते हैं ना अपन, तो साथियों एक एक करके अपन इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पानी रह जाता है आपका, क्या पढ़ा पानी के रूप में अपन ने, पानी दूध में उपस्थित अवयवों का घोलक है, अपन बात कर चुके हैं, जिसमें कुछ अवयव घुलनशील अवस्था में होते हैं और कुछ निलंबन की अवस्था में होते हैं, यानी कि जो अपन ने वसा की बात की है। पानी की मात्रा दूध के अंतर्गत पशु की जाति व नस्ल के अनुसार 80 से 89% तक होती है, जो अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं अपन प्रोटीन पे, बात की अपन ने दूध में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, केसिन होती है, लैक्टोएल्ब्यूमिन है आपका, और लैक्टोग्लूबिन है। लेकिन दूध में प्रोटीन में 80% केसिन होती है, और केसिन के कारण ही दूध का रंग क्या था साथियों, दूध का रंग सफेद था, ठीक है। केसिन दूध के अंदर पायस के रूप में पाई जाती है, ये भी बात की थी अपन ने, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। सामान्य गाय के दूध में 3.5% तथा भैंस के दूध में 36% प्रोटीन पाई जाती है, ये अपन को ध्यान रखना था। उसके बाद अपन बात करते हैं वसा की बात करते हैं, तो वसा के कारण क्या पढ़ा था, दूध वसा का एक मुख्य अवयव है, क्यों, क्योंकि दूध की कीमत या मूल्य निर्धारण इसी के कारण ही होता है। सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है, पढ़ चुके हैं अपन। दूध में वसा गोलिकाओं या निलंबन या सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है। दूध में वसा ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लास्ट में जो अपन ने पढ़ा था। दूध में वसा विटामिन ए डी ई के का अच्छा स्रोत है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो अपन ने बातें की है वही साथियों स्लाइड में पढ़ रहे हैं अपन। फिर अपन ने नेक्स्ट बात की किसकी, लैक्टोज की। मैंने बताया था ये क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये क्या रहता है, दूध के मीठेपन का कारण रहता है। आपको ज्ञात हो ना, दूध का मीठापन किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण ही होता है, ध्यान में रख लेना ये बात, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यह ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां रह जाती हैं। दूध के अंदर यह घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, लैक्टोज ऊर्जा का एक अच्छा साधन माना जाता है, इसी कारण 1 ग्राम लैक्टोज से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपकी, ठीक है। और दूध में उपस्थित सभी अवयवों में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है, लैक्टोज, और सबसे ज्यादा कौन सा था, वो वसा था आपका ना, मूल्य निर्धारण वाला। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, खनिज लवण के बारे में पढ़ा, तो मात्रा इनकी 0.70 से 0.90 होती है। कैल्शियम में फास्फोरस का अच्छा सोर्स है, और अगर पूछ ले आपसे कमी किसकी पाई जाती है, तो कमी किसकी पाई जाती है, फेरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। उसके बाद अपन चलते हैं साथियों मिनरल विटामिन की ओर। दूध में उपस्थित विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, ऐसा याद रखना है अपन। होते कौन से हैं सारे, ए होता है विटामिन, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ये आपके विटामिन है। लेकिन इनको 2 भागों में बांटा कैसे, वो याद रखना है।
याद रख लेना साथियों, आपके ब्लड के अंतर्गत दो सेल्स पाई जाती हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। उसी डब्ल्यूबीसी को ही अपन को याद रखना है ना, किसको याद रखना है, डब्ल्यूबीसी को याद रखेंगे। अब डब्ल्यूबीसी से क्या याद रखना है, इस डब्ल्यू से आपको क्या बनाना है, वाटर बनाना है साथियों। क्या बनाना है, वाटर। तो वाटर सोलेबल मतलब कि पानी में घुलनशील कौन सा है, वो आगे वाले दोनों रह जाएंगे ना, कौन सा, बी व सी कौन से रह जाते हैं, वो वाटर सोलेबल यानी कि जल में घुलनशील रह जाते हैं। और बाकी जो बचेंगे यानी कि अपन इनको निकाल रहे हैं, इनको निकाल देते हैं बी और सी को, बाकी आपके कौन से बच गए, ए बच गया, डी बच गया, ई बच गया और के बच गया। तो ये चारों कौन से हो जाएंगे आपके, ये वसा में घुलनशील हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, वसा में घुलनशील। याद रह जाएगा साथियों, अब तो नहीं भूलोगे ना। तो वो वाटर सोलेबल आपके बी और सी हैं और बाकी आपके वसा में घुलनशील। यही जो अपन आगे बात कर रहे हैं वही ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट अपन ने एंजाइम पढ़े, तो दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, फास्फेटेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, पर ऑक्सीडेज पाया जाता है और प्रोटीज एंजाइम आपके पाए जाते हैं। ये अपन को एंजाइम के संदर्भ में याद रखना है। इतनी सी बातें अपन को एंजाइम के बारे में ध्यान रखनी थी। उसके बाद आपका रह जाता है दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। बहुत ही शानदार। अभी तक अपन ने पढ़ा है ना, जो क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा भी ये नस्लें रह जाती हैं, ये आपकी ब्रीड रह जाती हैं। इनमें दूध किस रूप में पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, मतलब दूध के अंतर्गत जल पाया जाएगा, फैट पाई जाएगी, प्रोटीन पाया जाएगा, लैक्टोज पाया जाएगा और मिनरल्स। और टीएस का मतलब यहाँ पे क्या है साथियों, टोटल सॉलिड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड यानी कि हिंदी में कहें तो अपन क्या हो जाएगा, कुल ठोस हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, कुल ठोस हो जाएगा। एसएनएफ क्या रह जाता है, सॉलिड नोट फैट यानी कि वसा रहित आपका पदार्थ रह जाएगा ना, भी वसा को निकाल दें फिर आपका ये बचता है। अब अपन को ये याद रखना है, तो आप ध्यान से साथ की साथ ये चीजें पढ़ोगे फिर ये अपन आगे चलते हैं ना। मैंने आपको क्या कहा, याद रखना है, सिंपल से पॉइंट से याद रखेंगे। और ये अपन को जो आपकी स्लाइड रह जाएगी, दूध का जो संगठन रह जाता है, ये अपन याद करेंगे आज। कैसे याद करना है वो अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं, गाय के अंतर्गत जो जल की मात्रा होती है वो याद रखना है अपन को, 87 याद रखना है। सिंपल सा डाटा है, एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा ना। तो क्या रह जाता है आपका, 87 रह जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैंस में आते हैं। ठीक है, भैंस में अपन को या क्या याद रखना है, 82 याद रख लेना है। ठीक है, भेड़ में चलते हैं तो क्या याद रखना है, 80 याद रख लेना है। फिर आपका क्या है, वापिस ले आना आप किसको, 87 को, और यहां भी क्या लाना है, 87 को। ध्यान में रह जाएगा साथियों। सबसे पहले गाय पढ़ा तो 87 याद रखने, भैंस में 82, भेड़ में 80, बकरी में 87 और ऊंटनी में भी 87 याद रखना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पॉइंट के बाद क्या आता है। ठीक है, पहले आपको इतना याद रखना है, यहां क्या आएगा, 87.20% गाय में क्या पाया जाता है साथियों, जल की मात्रा पाई जाती है। तो गाय के अंतर्गत जल की मात्रा 87.20% होती है। भैंस में बात करें तो 82.76 आपकी मात्रा रह जाती है। ठीक है, भेड़ में बात करें तो 71 रह जाती है साथियों। क्या रह जाएगी, भेड़ के अंतर्गत आपकी यही मात्रा क्या रह जाएगी, 71 रह जाती है ना, 71 रह जाती है। बकरी में बात करें तो 00 याद रख लेना, कितना 00 याद रख लेंगे ना, मतलब सिंपल से लॉजिक में याद रखेंगे। उसके बाद ऊंटनी में क्या याद रखना है आपको, 61 याद रखना है। तो ये आपकी जल की मात्रा है। कैसे याद रखना है, 87 नीचे 87 फिर 87, भैंस में 82 और यहाँ पे 80। अब चलते हैं अपन वसा की ओर, यानी कि दूध का सबसे मूल्यवान और दूध में सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव रह जाता है ना, ये याद रखने अपन को। तो फैट की बात करते हैं, गाय के दूध में जो वसा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 3.7 पाई जाती है। इसी को रिवर्स करना है अपन को, ज्यादा कुछ नहीं करना। 7 को इधर ला रहे हैं और 3 को इधर ले जा रहे हैं, तो 7 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। तो
तो ये आपका हो जाएगा भैंस के दूध में वसा की मात्रा। अब चलते हैं अपन भेड़ में। तो भेड़ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भेड़ में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आपकी वसा पाई जाती है ना। कितनी? 7.9%। कितने नंबर पे? तीन। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाएगी वो तीसरे पे आपकी ना। तीसरा आता है कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? यहाँ भी देखो क्या हुआ था, सबसे कम गया था ना, तो यहाँ भी सबसे अलग होगा, तो ज्यादा है। फिर आते हैं बकरी में। बकरी के अंतर्गत क्या है? अब आपको क्या करना है? कम करते चलना है। कम कैसे? मतलब डाटा को कम करेंगे। तो बकरी में वसा की मात्रा कितनी हो जाएगी? 4.2। फिर एक एक बढ़ा देना है, इसको 4 को 5 कर देंगे और इधर 3 कर देंगे। तो ये आपकी वसा की मात्रा रह जाएगी। 3.7 रिवर्स किया 7.3, सबसे मैक्सिमम 7.9, फिर 4.2 और 5.3। अब चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में कुछ नहीं है। प्रोटीन में यहीं से अपन उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है, यहीं से उल्टा लेके चलेंगे। इसका कम क्या होगा? 3.6 और इसका कम क्या होगा? 3.5। सिंपल है सर, याद हो गया ये तो हमें, ठीक है। भी इसका अपन उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि गाय के दूध में प्रोटीन 3.5 है, भैंस के दूध में प्रोटीन 3.6 है। फिर आते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ वही तीसरी बात है, कुछ अलग हटके पढ़ते हैं। तो पढ़ना है अपन को 5.23 पढ़ना है अपन को, ठीक है, 5.23। अब नीचे बकरी में, अब इसी का याद रखना, कुछ नहीं करना, ये वाली डिजिट उठा के अपन क्या लाएंगे? नीचे लाएंगे। मतलब 3 को पहले रख दिया आपने, फिर बाकी वो सेम डिजिट रख देना, ये वाली सेम रख देना, ठीक है। ये वाली क्या रखना है? सेम रखना है। तो 3.5 सॉरी 3.52 रह जाएगा ना आपका। ज्यादा कुछ नहीं करना, सेम ही करना था अपन को, 3.52 रख लेना था। ये आपकी प्रोटीन क्या होगी? बकरी के अंतर्गत। फिर आपका लास्ट रह जाता है ऊंटनी। ऊंटनी लास्ट रह जाता है और लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे 3 से नीचे लाएंगे, 2.98 याद रखिए। ये आपकी प्रोटीन रह जाती है। सिंपल है साथियों, बहुत सिंपल है ना। लैक्टोज। अब लैक्टोज को अपन उल्टा चलते हैं ना। कैसे? यहाँ पे वही, इससे 3 से स्टार्ट करेंगे, 3.2 याद रख लेना। यहाँ पे क्या है? 4.2 याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 4 पॉइंट। अब सर थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अपन चल रहे हैं किसकी ओर? अब ध्यान रखना, लैक्टोज क्या था पहले तो ये बताओ। जब अपन वसा पढ़ रहे थे, आपको याद हो तो मैंने लैक्टोज के बारे में क्या बताया था? लैक्टोज क्या रह जाता है? एक कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड शर्करा रह जाती है। डाइसैकेराइड यानी कि अपन बात कर रहे थे भी एक ऐसा अवयव जो वसा तो क्या रहते दूध में सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला है और लैक्टोज सबसे कम घटने बढ़ने वाला है, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। तो अब क्या है? सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका है? भैंस का। तो ध्यान रखना ना, लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? भैंस में होती है। एकमात्र ये जो डाटा पढ़ रहे हैं ना आप, कहां से लेकर? फैट से लेकर अपन कहां तक? मिनरल्स तक डाटा पढ़ेंगे। इन डाटाओं में ध्यान रखना, जितने भी आप डाटा पढ़ते हो ना, लगभग में सब ज्यादा कौन रहता है? भेड़। एक में आपका लैक्टोज में ये मात खा रहा है इनमें से, ठीक है, क्योंकि मीठापन कम होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3.2, 4.2, यहाँ पे 4.8 रह जाएगा। ये मैक्सिमम आपका 5.4 और ये आपका 4.9 रह जाता है, ठीक है। ये अपन को लैक्टोज की मात्रा यार रह जाएगा। बहुत सिंपल है ना। लास्ट मिनरल्स पे चलते हैं अपन। तो मिनरल्स का एवरेज क्या था याद है आपको? 0.70, मतलब 0.70 से 0.90, उसी को ही रखना है अपन को। तो पहले पे 0.70 रख दो और लास्ट में 0.70 रख दो, बीच में रहते हैं तो 0.90 रख लो। वही 3 तिगाड़ा वाला ना, तो वो याद रखना है अपन को, मैक्सिमम है आपका। बीच में रह गया भैंस रह गया, तो भैंस में याद रखना 0.78 याद रखेंगे और यहाँ पे 0.86 याद रखें। ये आपके क्या है? दूध के संगठन, यानी कि दूध के जो अवयव पढ़ रहे हैं, कौन सा कितने परसेंट पाया जाता है, वो अपन ने पढ़ लिया। सर इनको कैसे याद रखें? किनको? अपन टोटल सॉलिड कैसे याद रखें और एसएनएफ कैसे याद रखें? सिंपल लॉजिक है साथियों। क्या है? सिंपल लॉजिक है, ठीक है। उसके बारे में बताता हूं, एक बार इस टेबल को अपन रिवाइज कर लेना, तो फिर अपन उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या पॉइंट रह जाते हैं वो अपन बात करते हैं ना। तो किस प्रकार से अपन ने याद रखा था?
किस प्रकार से याद किया था वो आप बताओगे, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं ना। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी किसके संदर्भ में, पानी के संदर्भ में। क्या था पानी सर, पहले गाय में 87 था, भैंस में 82 था, भेड़ में 80 था, फिर दोनों में 87 था, फिर पॉइंट के बाद वाली डिजिट थी, तो गाय में 87.20 था, मतलब 20 हो जाएगा आपका। भैंस में 87.76 था, भेड़ में 80.71 था, बकरी में 87.00 था, ऊंटनी में 87.61 रह जाता है, यानी कि 61 रह जाता है। फैट में क्या पड़ा था सर, 3.7 पड़ा था, फिर इसको रिवर्स किया 7.3 हो गया, फिर मैक्सिमम पड़ा था अपने कितना 7.9 पड़ा था, ये मैक्सिमम था। फिर हम कम होते चले 4.2 पड़ा था अपने, ठीक है। फिर 5.3 पड़ा था अपने, ठीक है। बेसिक सा डाटा पड़ा था अपने, बेसिक सा डाटा याद रखना। प्रोटीन की बात करें तो सर अपन ने क्या किया था, इसको यहां ले गए थे, इससे कम क्या होता है 3.6, फिर इससे कम क्या होता है 3.5 होता है, लेकिन तीसरे पे थोड़ा अलग था, क्या 5.23 था। फिर क्या किया, इस 3 को आगे रख लिया, बाकी वाली डिजिट पीछे रख ली, ठीक है। ये पहला, और लास्ट में 3 से भी कम लेना था, 2.98 रह जाता है आपका। लैक्टोज में अपन ने नीचे से स्टार्ट किया था सर, 3.2 पड़ा था, फिर 4.2 था, फिर 4.8 था, ठीक है। और इससे जस्ट ऊपर 4.9 रह जाता है। अब खाली वाला क्यों, क्योंकि लैक्टोज मीठेपन का कारण था, मीठा सबसे ज्यादा दूध किसका होता है, भैंस का, इसीलिए 5.4 पढ़ते हैं अपन। मिनरल्स तो सर बहुत इजी था, 0.70 ऊपर रखा हमने और 0.70 नीचे रखा और बीच में 0.90 रखा, 2 डिजिट रहेगी, यहाँ पे 0.78 आ गया, यहाँ पे 0.86 आ गया। ये हमारा टेबल कंप्लीट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका टेबल है। अब याद क्या रखना है, अब मैं बात करता हूं, ये टेबल तो आपने पढ़ ली, ये टेबल तो आपको याद होगी ना साथियों, तो याद होगी टेबल। अब बात करते हैं भी इनको मैंने सीधा क्यों लिखा है, इनको अपन को याद नहीं रखना, ठीक है। याद आपको 2 ही चीजें रखनी है, कौन सी, पानी और वसा, ठीक है। क्या याद रखना है, पानी और वसा। तो 87.20, 82.76, 80.71, ठीक है, 87.00, 87.61, 3.7, 7.3, 7.9, 4.2 और 5 पॉइंट आपका 3 है। ये 2 ही बातें याद रखनी, क्यों याद रखनी है इनको अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या बात है, अब देखो, ये आपके वसा का प्रतिशत है जो अपन पढ़ चुके हैं, पानी आपका रह गया, ये वसा रह गया, ये प्रोटीन है, ये लैक्टोज है और ये मिनरल्स है। अब ध्यान दीजिएगा होता क्या है, आपको ध्यान रखना है, यहां अपन ने बात की है एसएनएफ किसे कहते हैं और टोटल सॉलिड कितने के। टोटल सॉलिड का मतलब है कुल ठोस भाग। करना क्या होता है, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं भी आपको ये 2 डिजिट याद रखनी है, ये 2 डिजिट याद रखनी है अपन को। अगर ये याद है तो वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है लास्ट वाला, क्यों नहीं है साथियों। अब देखो उसने कुल ठोस भाग बात, तो अब देखो कुल गाय में कितना होगा, प्रतिशत कितना, मतलब 100 भाग पाएगा, ठीक है। अब 100 में से आपको क्या करना है, ये 87.20 निकालना है, क्या निकालना है 87.20 निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अपन उस पे चलते हैं, किस पे, इस पे। तो आपने क्या किया, जब माइनस अपन क्या करते हैं इसमें 87.20 करते हैं, तो आंसर क्या आता है साथियों, आंसर आता है आपका 12.80, ठीक है, 12.80। तो आपको ये याद नहीं रखना, सिंपल सा लॉजिक याद रखना है भी, मतलब कुल 100 होता है और 100 में से अपन को पानी निकाल देंगे तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, टोटल सॉलिड हो जाएगा, कुल ठोस हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। तो सभी का ऐसे ही करना है अपन को, मतलब आपसे भेड़ का पूछ ले तो क्या करना है, 80.71 को 100 में से माइनस कर देना है, बचा हुआ आपका टोटल सॉलिड आ जाएगा, सिंपल लॉजिक, याद रखने की आवश्यकता नहीं है अपन को। अब चलते हैं फिर सर, अगर हमें क्या करना होगा एसएनएफ, तो एसएनएफ क्या होता है, सॉलिड नॉट फैट होता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने क्या किया, टोटल सॉलिड आपका मिल गया आपको। अब टोटल सॉलिड जब आपका मिल जाता है तो इसमें से यहां इसका नाम क्या है, सॉलिड नॉट फैट। तो मतलब कि जो टोटल आपका सॉलिड आपके पास आया उसमें से क्या माइनस कर दो, फैट माइनस कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया,
12.80 निकाला टोटल सॉलिड। अब इस 12.80 में से क्या माइनस कर दो, 3.70 माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाता है, एसएनएफ आ जाता है। सिंपल लॉजिक है साथियों, सिंपल माइंड से ध्यान रखना है। याद सिर्फ अपन को ये दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी भी। अगर टोटल सॉलिड पूछ ले तो कितना पानी पाया जा रहा है, वो पानी माइनस करेंगे तो बचा हुआ टोटल सॉलिड है। अब टोटल सॉलिड अपने पास है तो क्या पूछ लिया उसने, एसएनएफ पूछ लिया, तो फैट माइनस कर दो, उसमें से क्या आ जाएगा, एसएनएफ आ जाएगा। तो इन डाटाओं को, इन दोनों डाटाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है ना अपन को, वैसे ही पता चल जाएगा अपन को। इनसे याद है तो वो आपको इजिली याद रह जाएगा, याद रह जाएगा साथियों। तो इतनी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अपन को ये टेबल याद हो चुकी है। दूध के जो अवयव रहते हैं अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। कौन सा अवयव दूध में कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। टेबल अच्छे से बना लीजिएगा, अपने नोट्सों को अच्छे से बना लीजिएगा और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जानदार, दमदार और शानदार के मैटर के साथ बेस्ट फैकल्टी जो उपलब्ध करवाई जा रही है साथियों। तो आज की क्लास अपन यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।